नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जिन्होंने नीट मामले को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि युवा पहले और राजनीति बाद में। नीट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक में जब वो शामिल हुए तो उसमें ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही इस बैठक में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां सुर्खियों में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल आ चुका है। दरअसल 1993 का जो गोलीकांड है उसको लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में, और पुलिस गोलीकांड का टीएमसी ने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये बात शुभेंदु की तरफ से कही गई है। और क्या कुछ कहा गया इसको लेकर बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली वार्निंग दे दी है। कहां-कहां पर हमले हुए, कहां-कहां कितना नुकसान हुआ और साथ ही वार्निंग में क्या कुछ कहा गया, ईरान ने क्या कुछ पलटवार किया, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसका नाम दिया गया मंगल मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए, जहां नए सांसदों का स्वागत तो हुआ ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई सारे मुद्दों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति, एफटीए, किसानों की बात करते हुए नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चिंताओं के बीच छात्रों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर भी बयान दिया और कहा कि नीट पर विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब पक्ष और विपक्ष के नेताओं का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सरकार की पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस। तो सरकार कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस अपनाती हुई इस समय नजर आ रही पेपर लीक मामले को लेकर के, और ये कहा गया कि छात्रों के साथ सरकार लगातार खड़ी है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया जिसकी जानकारी किरण रिजिजू की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम ने छात्रों का हित सर्वोपरि ये बात कही गई और साथ ही पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों इस समय देश में चल भी रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये बयान जारी किया गया। इसके साथ ही पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से सरकार का फोकस है और गड़बड़ी जब पता लगी तो उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भेजा गया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में दोबारा से परीक्षा का आयोजन हुआ और समय पर उसके नतीजे भी घोषित किए गए और पेपर लीक रोकने के लिए कई सारे कड़े कदम भी सरकार लगातार उठा रही है। युवाओं के हित के साथ विपक्ष साथ में आए, ये बात कही गई। और इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और क्या कुछ कहा है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। तो एनडीए की तरफ से मंगल मिलन बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जहां जो नए सांसद हैं उनका स्वागत भी हुआ। लेकिन इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा
कि इस पर किसी भी प्रकार से जो विपक्ष की तरफ से जो राजनीति इस समय हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और अगर इस नेट या और भी कोई भी परीक्षा होती है और उसमें इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो तुरंत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। जैसा कि भी हाल ही में हुआ, जब नीट का पेपर लीक मामले पूरा सामने आया तो उसके बाद में इस पूरे मामले पर जांच हुई और जांच में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अभी भी जारी है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि छात्रों के हित के साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से कई सारे कड़े कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे, लेकिन नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आया। इसके साथ ही अगर मंगल मिलन बैठक की हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कई सारी बातों का जिक्र किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए, जहां मंत्र तो दिया ही सांसदों को, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। जो नीट पेपर है, उस नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा उनके हितों से और कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सीधे तौर पर। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब कृतिका सत्ता में आए थे तब से ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, चाहे वो भ्रष्टाचार पैसे का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो या फिर सामाजिक जातीय जीवन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने अपने 11-12 वर्षों के शासनकाल में इसे सच भी साबित किया। जिस किसी भी के ऊपर अगर किसी भी तरह की आंच आई उसे बर्दाश्त नहीं किया गया और शायद यही वजह है कि पूरा कैबिनेट अब तक बेदाग नजर आता रहा है और किसी भी तरह के किसी भी मंत्री या सांसद के ऊपर कोई संगीन आरोप, कोई जुर्म जो है अब तक साबित नहीं हो पाया है। और शायद यही वजह है कि नीट पेपर लीक का जो मसला है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जबरदस्त चिंता जताई, निर्देश दिए, हिदायत दिए और अपील भी किया। देश के वरिष्ठतम वकीलों से अपील किया कि जो लोग नीट पेपर लीक मामले में 13 लोग जो जेल की सजा काट रहे हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए उन्होंने देश के वरिष्ठतम वकीलों से भी अपील की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी से यह समझा जा सकता है कि सरकार की जो अपनी प्रतिबद्धता है वो कितनी प्रतिबद्धता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एफटीए को लेकर के भी उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की हिमायत की जाएगी, किसी भी तरह का खिलवाड़ उनके जीवन के साथ नहीं होगा। लेकिन राजेश, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जहां छात्रों को एक संदेश दिया, इसके साथ ही विपक्ष को भी मैसेज दिया और कि विपक्ष जिस तरीके से रणनीति अपना रहा है कहीं ना कहीं वो देश को गुमराह करने का काम कर रहा है और आजकल हम देख भी रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल को ज्यादा गर्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन वो जमाना अब चला गया जब राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण का जो दौर था तो कई बार लोहिया नेहरू से भिड़ते थे, लेकिन नेहरू भी चाहते थे कि नहीं लोहिया सदन में रहे। तो विपक्ष का सम्मान जो था वो सत्ता पक्ष के लोग करते थे और सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष का सम्मान किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक रचनात्मक सहयोग की भावना विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी। लेकिन ऐसी हठधर्मिता कि आपने देखा होगा कि कई सत्रों से विपक्ष हठधर्मिता अपनाकर कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को जो निर्देश दिए हैं, जो हिदायत दिए हैं, उससे साफ तौर पर सत्ता पक्ष के सांसद उत्साहित नजर आए और वो विपक्ष का तीखा काउंटर करने की तैयारियों में जुटे हैं कि सदन के भीतर उन्हें कैसा काउंटर किया जाए और जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश जो है वो भी सांसद करने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। चलिए राजेश, आपके पास में हम वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष भी अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं काफी सारे बयान जो है इस समय सामने आ रहे हैं। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो अलग अलग बयानों का जो सिलसिला है वो भी इस समय अब शुरू हो चुका है नीट पेपर लीक मामले को लेकर।
देखिए बयान तरह तरह के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जहां विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो नीट का जो मसला है उसको संसद में उस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नीट के मामले में बाकायदा जांच चल रही है तो फिर जो संवैधानिक व्यवस्था है अपने देश की कि जहां पर कोई एजेंसी अगर जांच करती है तो उस पर चर्चा सदन के भीतर उस वक्त नहीं हो सकती है क्योंकि उससे जांच प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं जब जांच चल रही है तो इसी बात का हवाला देकर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लगातार खबरें आ रही हैं कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे को लेकर ज्यादा हायतोबा मचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि डिम्पल यादव हो या अखिलेश यादव लगातार एग्रेसिव है और धरना प्रदर्शन में विपक्ष के लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज की जो मंगल मिलन बैठक थी उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये जो बताने की कोशिश की है कि कैसे उनको सजा दी गई और कैसे जांच हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इस दौरान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री इस दौरान आज इस बैठक में नजर आए। राजेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज मंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का जो है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में पुलिस से जुड़े कई गोलीकांड हुए। इनमें सबसे प्रमुख 21 जुलाई 1993 का कोलकाता पुलिस गोलीकांड है, जिसके जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग रिपोर्ट अब आखिरकार विधानसभा में पेश कर दी गई और सभी के सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के पेश होते ही पूर्व की टीएमसी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 21 जुलाई की इस घटना को सालों तक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। आम लोगों को कभी पूरी सच्चाई ही नहीं बताई गई। दरअसल आपको बता दें कि 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में महाकरण यानी राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था और इस दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर रखी गई है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल विधानसभा में बड़ा खुलासा। तो शहीद दिवस पर शक्ति प्रदर्शन, जहां कोलकाता में ताबड़तोड़ 3 रैलियां और ये हमला करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। शहीद दिवस है आज और शहीद दिवस पर ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है दोनों की तरफ से, और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष, जहां कोलकाता में ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। शहीद दिवस के मौके पर ये रैली आयोजित की जा रही है और एक रैली
ममता बनर्जी गुट ने की है, दूसरी रैली टीएमसी का जो बागी गुट है उसने की है, और वहीं एक रैली जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में आज कहीं ना कहीं टीएमसी वर्सेस टीएमसी आज नजर आ रहा है, और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां की गई हैं। तो बंगाल विधानसभा में आज ये बड़ा खुलासा भी हुआ, जहां इस खुलासा करते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से टीएमसी की जो पोल है वो खोली गई, और 15 साल बाद इस पूरे गोलीकांड से जुड़ी जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक की गई। सभी लोगों के सामने उस रिपोर्ट को लाया गया, जो सच्चाई अभी तक छुपाई गई थी। विधानसभा में आयोग की इस रिपोर्ट को पढ़ा गया, जिसमें बताया गया कि शहीदों को उचित न्याय मिला ही नहीं है। आयोग को कोई भी पूरा सहयोग जो है, जब ये पूरी जांच की जा रही थी तो आयोग को उस दौरान पूरा सहयोग नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही जो पूर्व की टीएमसी सरकार है उस पर गंभीर आरोप भी लगाए, और बताया कि तत्कालीन जो गृह सचिव है उसकी भूमिका जो है वो भी संदेह के घेरे में है, और मनीष गुप्ता को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। ममता ने 21 जुलाई रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ था अभी तक, क्योंकि 2011 का ये मामला, और जब जांच होने के बाद भी ये रिपोर्ट अभी तक किसी के भी सामने नहीं आ पाई, और दबे हुए जो तथ्य हैं उनका अब पर्दाफाश हो चुका है जब आज इस रिपोर्ट को पटल पर रखा गया। और साथ ही सुशांत चटर्जी आयोग ने ये रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आ पाई, और इस रिपोर्ट को जनता से कहीं ना कहीं छुपा के रखा, और इस रिपोर्ट के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पूर्व की सरकार की तरफ से हुई। इसके साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। सीधे तौर पर शुभेंदु सरकार ने सीधे तौर पर कहा, तीखा हमला बोला और शहीदों को न्याय नहीं मिला है, ये बात उनकी तरफ से कही गई, और टीएमसी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। आयोग को पूरा सहयोग भी नहीं किया गया, महाकरण लाल बाजार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, और आयोग की सिफारिशों का भी पालन नहीं किया गया, ये बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों ये भी कहा कि मृतकों को जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए था 25 लाख रुपए का, वो भी नहीं मिला। ममता सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया, और घायलों को 5,000 की जगह सिर्फ 15,000 रुपए दिए गए। तो किस तरीके से सच्चाई भी छुपा के रखी गई, जितना मुआवजा दिया जाना था घायल वो मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो सीधे तौर पर जो पूर्व की टीएमसी सरकार है वो घिरती हुई समय नजर आई, और इसके साथ ही शहीद परिवारों को तोहफा भी दिया गया है। दरअसल आज आपको बता दें कि सीएम शुभेंदु की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें आयोग के मुताबिक मुआवजा मिलेगा, ये इस बात की जानकारी अब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दी गई, और परिवार अपना नाम जो है वो दर्ज करा सकते हैं, और नई एफआईआर दर्ज करनी होगी, और मामले की दोबारा से अब इस पूरे मामले की जांच होगी, और जो मुआवजा है, जो उचित मुआवजा है वो परिवारों को दिया जाएगा। तो इस ये जो पूरा मामला है उस पर अब पूर्व की सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने आखिर क्या कुछ कहा है। पिछले जो सरकार था, ये शहीद दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, शहीद परिवार के लिए कुछ किया है, बल्कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था एक शहीद परिवार को 25 लाख देना, उसको 2 लाख पकड़ा दिया। 5 लाख देना जो घायल थे उनको 15,000 पकड़ा दिया। ये बहुत बड़ा एक झूठ है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिन्होंने जिम्मेदार थे उनको सारा सुविधा दे दिया ममता बनर्जी ने। आज वो पूरा रिपोर्ट सामने आ गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सामने रखा है, इस पर कार्रवाई भी हो। जो उस समय पीड़ित जिनको न्याय नहीं मिला था वो चाहे तो अभी एफआईआर करें, और प्रशासन उसका ऊपर कार्रवाई करे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, ये पूरे मामले को लेकर अभी तक जो पूर्व की सरकार की अगर हम बात करें, यानी कि टीएमसी, जिसने सच्चाई भी छुपा के रखी और जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा भी नहीं दिया गया पीड़ितों को। प्रसन्नजीत, कृतिका, देखिए एक बात मुझे कहना चाहिए कि अच्छा लग रहा है कि 1993 में जब ये सब कुछ कोलकाता में हो रहा था, तब भी मैं पत्रकार के हिसाब से मैदान में, और ग्राउंड जीरो आजकल जिसे कहते हैं, वो ग्राउंड जीरो में हाजिर रहने का मौका मुझे मिला था, और मुझे पता है कि किस तरह से गोली चलाया गया था, कहां पे गोली चलाया गया था, क्या हुआ था, किस तरह से लोग आए थे, किस कारण से युवा कांग्रेस की प्रेसिडेंट के हिसाब से ममता बनर्जी ये जो राइटर्स चलो अभियान की ऐलान की थी। लेकिन आज इतने साल बाद आपको पता होना चाहिए कि जब 2011 में तृणमूल की सरकार बने तो तुरंत बाद ये 1993 21 जुलाई के लिए कमीशन बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से, और वो जो सारे
रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के ऊपर दब के ये लोग बैठे हुए थे 2026 में हारने तक। और जो रिपोर्ट पेश किया गया कल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने किया है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि जी ये जो राजनीति है, ये राजनीति ममता बनर्जी आज भी कर रही है। आज जब उनका अलग से, जिसको कालीघाट तृणमूल बताया जा रहा है, उस कालीघाट तृणमूल की तरफ से अलग एक शहीद दिवस मनाया जा रहा है और वहां पे वो पुराने बातें दोहरा रहे हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं क्योंकि मैं सामने था, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं क्या बताऊं, ये सामने, ये उस दिन ममता बनर्जी घायल ही नहीं हुई थी, किसी दूसरे का खून अपने कपड़े में लगाकर वो घायल होने की नाटक की थी। ऐसे कई सारे चीजें हैं जो रिपोर्ट में है और इसीलिए शायद रिपोर्ट के ऊपर दब के बैठे हुए थे ममता सरकार। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो अब दिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए प्रसन्नजीत, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगह से जुड़ी, जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही इसकी कोई उम्मीदें अभी फिलहाल दिखाई देती है, बल्कि ये जो हमले हैं एक दूसरे पर वो और बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन पर तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और इस बीच अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर जमकर एयर स्ट्राइक की। यूएस सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलों का जो मुख्य मकसद है वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी और जहाजों पर हमलों की क्षमता को कम करना है। हालांकि ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, खासकर जॉर्डन में। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये टकराव अब पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक है ये पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और करीब 9 से 10 रातें बीत चुकी हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर के। और ये सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार ये एयर स्ट्राइक की जा रही है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन और किस तरीके से एक एक दिन करके 10 दिन हो चुके हैं लगातार ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं ईरान पर। और हालांकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान भी लगातार इसका जवाब दे रहा है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिका और ज्यादा गुस्से में इस समय आ चुका है। तो ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं ईरान पर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से जो किए गए हैं। तो ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी इस समय लगातार की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसके साथ ही इसको लेकर सेंटकॉम ने एक बयान भी जारी किया है। 3 यूएस सैनिकों की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो बवाल है वो इस समय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो बमबारी है वो नहीं थम रही है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर वार्निंग दे दी और कहा है कि 3 सैनिकों की जो मौत हुई उसकी कीमत चुकानी होगी। हॉर्मुज को खोलने की कोशिश यूएस इस समय लगातार कर रहा है और ईरान की भी जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर तीखा हमला बोला है। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर जो यूएस कमांडर है उसकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया और इस बयान के साथ ही एक वीडियो भी साझा की गई है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है और साथ ही बताया गया इस वीडियो के जरिए कि ईरान के जो मिलिट्री कमांड सेंटर्स हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे तबाह कर दिया गया और इसके साथ ही हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की जो आवाजाही है वो भी लगातार जारी है। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर यूएस का सीधे तौर पर फोकस है। तो यूएस कमांड की तरफ से ये बयान इस समय जारी किया गया। सेंटकॉम ने बयान जारी करते हुए बताया कि मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के वो तबाह कर दिए गए और हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही इस समय जारी है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। तो अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को काफी नुकसान भी पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से अगर हम देखें तो ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों के बाद में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हर गतिविधि पर यूएस की नजर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही और क्या कुछ कहा और किस तरीके से चेतावनी दी है आपको सुनाते हैं। Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots. और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो संघर्ष है पिछले कई दिनों से जारी है और फिलहाल खत्म होने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, कैसे एक टेबल पर आ पाएंगे अमेरिका और ईरान? अखिलेश, देखिए, अभी जो एक जानकारी मिली है वो ये है कि रविवार को जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स ने एक प्रपोजल दिया है दोनों को, ईरान को और अमेरिका को, दोनों को एक प्रपोजल दिया है कि वो 10 दिन का सीज फायर करे। तो 10 दिन का सीज फायर का प्रपोजल ईरान ने पुष्टि कर दी है कि हाँ, उनको कतर और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है और इस प्रस्ताव पे इजिप्ट की भी सहमति है, इस प्रस्ताव पे अन्य देश भी जो मिडिल ईस्ट के हैं उनकी भी सहमति है कि 10 दिन का सीज फायर कम से कम अभी तत्काल होना चाहिए। अमेरिका को भी ये प्रस्ताव दे दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस प्रस्ताव पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो जो है 4 सैनिकों की जो मृत्यु हुई है वहां पे जॉर्डन में, उस मृत्यु का वो हर हाल में बदला लेंगे और ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का कहना है, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि जो है डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं बंद किया जाए और जो लड़ाई चल रही है सैनिक उसका जवाब दें। तो अभी कृतिका कह सकते हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग है ईरान और अमेरिका के बीच में कि हो सकता है एक सीज फायर का प्रपोजल अगर अमेरिका स्वीकार कर लेता है और ईरान भी स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है 10 दिन के लिए एक बार फिर से सीज फायर हो, और अगर 10 दिन सीज फायर कंटिन्यू कर गया तो हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि सीज फायर का ऐलान इन्होंने किया हुआ था पहले से ही। उनका के बीच में प्रस्ताव का एक प्रारूप बना हुआ है जिस पर कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने हस्ताक्षर भी किया हुआ है। लेकिन ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से हमला किया इस बीच में, इसलिए फिर से झगड़े लगातार बढ़ गए हैं। तो अब देखना है कि इस प्रस्ताव पे अगर सहमति बनती है तो हो सकता है कि कुछ आगे का रास्ता दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो फिलहाल संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ समय नजर आया। देखना होगा कि आखिर इस पर संघर्ष विराम कब लगता है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ से मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।